ये है हम लोगों का आज का टॉपिक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही तुम लोगों को क्वेश्चन भी पूछेगा। हम तुम लोगों को पहले भी बोले हैं कि ये जो चैप्टर है ये 10 नंबर का चैप्टर है। और जो इसको तोड़ा जाता है तो इसको कुछ इस तरह तोड़ा जाता है 6+3+1। एक ऑब्जेक्टिव, तीन छोट 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है जो तुम्हारे थियोरेटिकल पार्ट का पोर्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, आय व्यय खाता क्या होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल हम पहले भी बताए हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है जो तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है ये। अंतर बस ये है कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, वो करता है सेवा प्रदान करने के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना करके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, आय व्यय खाता बनाता है। तो ये होता क्या है, आय व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश है। मतलब जो आ, एक निर्धारित अवधि में, एक वर्ष के अंदर जितना भी आय हो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और जितना भी व्यय हो उन सभी आय और व्यय का सारांश यहाँ तैयार किया जाता है। और अंत में ये पता किया जाता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ या इनकम ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फॉर्मेट जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका रूल हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में हम लोग सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं, और क्रेडिट में हम लोग इनकम और गेन्स को लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरफ इसलिए एक्सपेंडिचर है डेबिट तरफ, और क्रेडिट तरफ हम लोग इनकम को लिखते हैं। ये जैसा कि हम बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाना है। यहाँ पे क्रेडिट में हम लोग सभी इनकम्स को लिखेंगे, लेकिन इनकम्स उन इनकम्स को लिखेंगे जो आयगत नेचर के हैं, जो रेवेन्यू नेचर के हैं। जो रेवेन्यू नेचर के दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू नेचर का होता है, एक पूंजीगत नेचर का होता है। ये हम पहले भी बताए हुए हैं तुम लोगों को। एक आयगत और एक पूंजीगत प्रकृति, दो तरह का प्रकृति का आइटम बेसिकली तुम लोगों को मिलता है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो जो रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है उसका मतलब ये है जो जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है हमेशा लगातार, जिससे आय हो या जिस मद में हमेशा खर्च होते रहे, तो उसको हम लोग बेसिकली आयगत नेचर का कहते हैं। और पूंजीगत नेचर का यदि हम लोग कहें जो कभी कभी हो, जिसका पुनरावृत्ति जो है वो बार बार नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आइटम्स। तो यहाँ जो भी आता है, एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, यहाँ पे सभी रेवेन्यू नेचर का आता है, आयगत नेचर का होता है। तो रेवेन्यू पेमेंट्स में जो एक्सपेंडिचर साइड में है उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख दिए हैं। ये इसका फॉर्मेट तुम्हारे किताब में भी है, उसको देख लोगे तुम लोग। जैसे रिपेयर्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी प्रकार का एसेट को बेचने से हमको नुकसान हुआ है तो वो आ गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह अगर कुछ रिसिप्ट का बात करें तो रिसिप्ट में भी हम लोग, जैसे कि लॉकर रेंट। लॉकर रेंट मतलब क्या होता है ना कि क्लब वगैरह में लॉकर रहता है, तो उस लॉकर को अगर वो देता है अपने सदस्यों को तो उसके एवज में कुछ भाड़ा भी वसूलता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉकर रेंट, एडवर्टाइजमेंट में कुछ खर्चा किया, सब्सक्रिप्शन के रूप में कुछ इनकम हुआ, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट के रूप में कुछ आया तुम्हारे पास, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, इनकम फ्रॉम कैंटीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी प्रकार का एसेट बेचे और उससे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह का जो है हम लोग आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं इनकम साइड में। कहने का मतलब है जितने रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है सिर्फ
वही सब यहाँ पे आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो हम लोग जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम आता है, और कैपिटल नेचर का जो पूंजीगत प्रकृति का जो भी आइटम होगा वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा बात जो है, जो बहुत ध्यान देने वाला बात है और कई बार हम रिपीट किए हैं अपने वीडियोस में, कि सपोज ये हम लोग 2019 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ जो भी आइटम्स आएंगे वो 2019 से संबंधित ही आइटम्स आएंगे। उसका खर्च हो तो वो आएगा, इनकम हो तो आएगा। ठीक है, अगर कुछ बकाया रह गया है तो उसको जोड़ करके दिखाएंगे, कुछ एडवांस है तो उसको माइनस करके दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ हम लोग जिस साल के लिए बना रहे हैं उसी साल से संबंधित ही आइटम्स यहाँ पे आते हैं, और कोई भी दूसरे साल का है तो उसको हम लोग हटाते चले जाते हैं, उसको यहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो दो चीज हम लोग को याद रखना है, पहला कि जितना आयगत प्रकृति के आइटम्स होते हैं, आयगत खर्च हो या आयगत आय हो, वही यहाँ पे आएंगे। दूसरा, जिस साल के लिए बना रहे हैं उस साल का सभी आइटम्स आता है यहाँ पे, और दूसरा कोई भी आइटम्स यहाँ पे नहीं आता है। अगर है कोई भी ऐसा अमाउंट है जिसमें कुछ जुटा हुआ है दूसरे साल का, तो उसको हम लोग घटा करके दिखाते हैं। वहीं कुछ अगर बकाया रह गया इसी साल का, सपोज हम लोग सैलरी पेमेंट किए 20,000, जिसमें कुछ बकाया रह गया, कुछ लोगों को नहीं दिए हैं, हम इसी साल का सैलरी है लेकिन नहीं दिए हैं, तो चूंकि वो उसी साल का खर्चा है उसको जोड़ करके दिखाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी आय हो, जो भी व्यय हो, वो इसी वर्ष से संबंधित होना चाहिए। तो ये दो चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बनाना काफी आसान होगा। अभी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, लेकिन कुछ आइटम्स को जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे पहला है सब्सक्रिप्शन, इसको हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो चंदा है जो एक सदस्य वार्षिक आधार पर या मासिक आधार पर पेमेंट करता है, किसको, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, सदस्य लोगों के लिए। ये दो तरह का होता है, एक जनरल सब्सक्रिप्शन, दूसरा स्पेशल सब्सक्रिप्शन। जो जनरल सब्सक्रिप्शन होता है वो आयगत प्राप्ति होता है, उसको आयगत प्राप्ति मानते हैं। और जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन होता है, कहने का मतलब है जब सब्सक्रिप्शन के आगे पीछे कुछ उसका मकसद लिखा रहे कि वो सब्सक्रिप्शन किसके लिए उगाया गया है, तो उसको लिया गया है सदस्यों से, तो उसको स्पेशल सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में रखते हैं, और तब वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है, और उसको हम लोग उस समय बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड तो दिखता ही है, बैलेंस शीट में लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, जनरल सब्सक्रिप्शन जिसके आगे पीछे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा रहे, कुछ आगे पीछे कुछ न लिखा रहे, तो वो जनरल सब्सक्रिप्शन के कैटेगरी में आता है, वो आयगत प्राप्ति होता है, और तब हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में उसको दिखाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट चूंकि प्राप्ति है तो वो तो दिखेगा ही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब वो इनकम साइड में दिखेगा। तो अगर जनरल सब्सक्रिप्शन है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखता है, अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा करके हम उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में। दूसरा है दान, डोनेशन। डोनेशन क्या है, तो दान से तात्पर्य उस प्राप्ति से है जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी से उपहार के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो दान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक आय का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं और आम जनता भी कुछ ना कुछ हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दान करते रहता है, जिससे उसका आय होता है और वो अपने कार्यों को संचालित कर पाता है। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो डोनेशन जो है
ये भी दो तरह का हो सकता है। एक स्पेसिफिक डोनेशन, कहने का मतलब है जब किसी विशिष्ट कार्य के लिए डोनेशन दिया गया हो, जो भी दान दे रहा है वो कुछ स्पेशल चीज के लिए दान दे रहा है, कि कंप्यूटर लैब के लिए दान दे दिया, या लाइब्रेरी के लिए दान दिया, स्कूल बिल्डिंग के लिए दान दे दिया। तो जब स्पेसिफिक डोनेशन हो, विशिष्ट दान हो, तब हम लोग इसको पूंजीगत मानते हैं, पूंजीगत प्रकृति का होता है, ये पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है। और उस समय ये हम लोग बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन दान जब जनरल हो तब हम लोग ये देखते हैं, दान जब जनरल हो कहने का मतलब है डोनेशन लिखा रहेगा लेकिन उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पे डोनेशन लिखा रहेगा तो उसके आगे पीछे मकसद लिखा रहेगा कि भाई किस चीज के लिए डोनेशन। तो डोनेशन जो है, अगर जनरल डोनेशन है, आम दान दिया गया है और डोनेशन के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमको देखना होगा कि अमाउंट क्या है, बड़ा है या छोटा है, क्योंकि बड़ा अमाउंट बार बार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन छोटा अमाउंट जैसे 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, इस तरह का दान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आम होता है। तो जब बड़ा अमाउंट दान में मिला है, लाख रुपया मिल जा रहा है, या उस तरह का अमाउंट कुछ मिलता है जो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उस समय हम लोग इसको पूंजीगत प्रकृति का मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस तरह का दान नहीं मिलेगा, और उस समय पूंजीगत प्रकृति का मानते हुए उसको बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट में रिसिप्ट तो चूंकि प्राप्त हुआ है तो वो दिखेगा ही, लेकिन ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखेगा। वहीं पे अगर दान छोटा अमाउंट का है तो उसको हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट में तो दिखाएंगे ही, उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह का दान आम होता है, और आमतौर पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का दान प्राप्त होता ही रहता है, और इसलिए ये आयगत प्रकृति का माना जाता है, और इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में हम लोग दिखाते हैं। इसको रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं और इसको दिखा देते हैं। अगला जो है टॉपिक वो है लीगेसी, वसीयतनामा। ध्यान रखना कि इसका कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि व्हाट इज डोनेशन, व्हाट इज लीगेसी, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी, व्हाट इज एंट्रेंस फी, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए तुम लोग एक अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट जरूर रखोगे। तो लीगेसी क्या है? तो वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति जो मर रहा है वो अपना विल बनाता है, वसीयत बनाता है। बड़े बड़े लोग जो है होते हैं वो इस तरह का वसीयत, फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे तुम लोग कि वसीयत बनाता है। पुराने फिल्मों में ज्यादा प्रचलन था इसका वसीयत बनाने का, आजकल के नए फिल्मों में इस तरह का स्टोरी नहीं बनाया जा रहा है। तो वसीयत बनाते हैं बड़े बड़े लोग, और अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ वसीयत अपने प्रॉपर्टी से कुछ दान में दे देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वसीयतनामा। यही लिखे हैं, वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति के इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। ये दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लीगेसी, अगर वसीयतनामा से प्राप्त रकम बड़ा है, बिग अमाउंट है, तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हुए, पूंजीगत आय मानते हुए इसको बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं। वहीं पे अगर लीगेसी जो वसीयतनामा से प्राप्त रकम छोटा अमाउंट है, तो उस समय ये आयगत प्रकृति का मानते हुए उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में दिखाते हैं हम लोग। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि वसीयत नामा से प्राप्त रकम, हमेशा हम ये बोल रहे हैं बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट, इसको देखोगे कैसे, इसको समझोगे कैसे कि बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है? तो एक तो इसका ये है कि बाकी सारा क्वेश्चंस में जितना भी आइटम दिया हुआ है वो आइटम से कंपेयर करो। अगर लगता है तुमको नहीं ये अमाउंट बड़ा है तो बिग अमाउंट मान लो और उसको पूंजीगत प्रकृति के मानते हुए बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखा दो। अगर तुमको लगता है नहीं कि बाकी जो रेवेन्यू आइटम है, जो आयगत प्रकृति के आइटम है, उसी के जैसा ये भी है, तो हम लोग
मतलब हम लोग उसको मान लेंगे स्मॉल अमाउंट और उसको आयगत प्रकृति का मानते हुए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरा कि अगर तुमको अभी भी उसके बाद भी कंफ्यूजन है कि भाई ये बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है, पता नहीं, हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम पूरा देख लिए, तो ज़्यादा टाइम न खपाते हुए अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और नीचे एक नोट लिख देंगे क्वेश्चन के नीचे, जहां हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके नीचे एक नोट लिख देंगे कि वसीयतनामा को हम लोग पूंजीगत प्रकृति का मानते हुए बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाया है, या वसीयतनामा को हम लोग आयगत, चूंकि छोटा रकम है उसको आयगत प्रकृति का मानते हुए हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए हैं। तो इस तरह का अगर आप नोट लिखते हैं तो आप अपने आप को क्लियर कर देते हैं एग्जामिनर के सामने कि भाई आपने क्या माना, तो उसको भी लगता है कि नहीं, बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इस तरह से आप लोग अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला जो है वो है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या कहलाता है? प्रवेश शुल्क इसको कहते हैं, या नामांकन शुल्क के नाम से एडमिशन फी भी कभी कभी दिया रहता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और ये होता क्या है? तो जो शुल्क सदस्य बनने के लिए दिया जाता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में मेंबर बनना है हमको तो एंट्रेंस फी देना होगा, प्रवेश शुल्क देना होगा। स्कूल में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो नामांकन शुल्क देना होगा। तो ऐसे शुल्क जो प्रवेश करने के लिए दिया जाता है या सदस्य बनने के लिए दिया जाता है उसे प्रवेश शुल्क कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट दो तरह से कर सकते हैं। यदि प्रवेश शुल्क एक बार वसूला जाए, कहने का मतलब है कि बार बार हर साल नहीं लिया जा रहा है, एक ही बार एडमिशन फी, तुम लोग को याद होगा, तुम लोग सिर्फ 11 क्लास में दिए होंगे, 12 में एडमिशन फी देने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को सिर्फ ट्यूशन फी लगता है। तो जब प्रवेश शुल्क एक बार वसूला जाए, एक ही बार लिया जाए और बार बार हर साल रिपीट ना किया जाए, तो उसको हम लोग पूंजीगत प्रकृति का मानते हुए बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं। वहीं यदि प्रवेश शुल्क बार बार प्रतिवर्ष वसूला जाए, कहीं पर ऐसा होता भी है, जैसा नियम हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उस प्रकार का प्रोविजन है तो उस समय इसको आयगत प्रकृति का मानते हुए हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो आयगत प्रकृति का मानते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, पूंजीगत प्रकृति का मानते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगला है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं इसको हिंदी में। यह वह शुल्क है जो एक गैर लाभकारी संगठन अपने सदस्यों से उनके जीवन काल में एक बार प्राप्त करती है, मतलब एक ही बार लेगा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सदस्य से, तो इसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, यह पूंजीगत प्राप्ति होता है क्योंकि ये बार बार लिया नहीं जाता है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक बार दिया, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गया, तो पूंजीगत प्राप्ति है, इसे बार बार लिया नहीं जाता है, तो इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्ति मानते हुए बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ये है लाइफ मेंबरशिप फी का ट्रीटमेंट। एक और हम लोग इम्पोर्टेंट आइटम को आज देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। लास्ट जो आइटम है जिसको तुम लोगों को समझना जरूरी है वो है ऑनरेरियम, मानदेय। मानदेय वह राशि है जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो संस्था के कर्मचारी नहीं है या किसी विशेष कार्य या सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लो स्कूल में कोई, हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं आमतौर पर, लेकिन एक बाहर से कोई टीचर को बुला लिए, ठीक है, कोई चार्टर अकाउंटेंट को बुला लिए कि आइए थोड़ा सा हमारे यहाँ आकर के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए और बताइए चार्टर अकाउंटेंट ICAI के बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में, या कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो उनको बुलाएंगे तो उनका थोड़ा सा उनका ख्याल भी रखना होगा, उनको खाना खिलाना होगा, थोड़ा सा उनको पेट्रोल खर्चा भी देना होगा, क्योंकि आएंगे तो कुछ पैसा तो उनका बनता ही है। तो वैसे रकम को हम लोग कहते हैं मानदेय। ठीक है, तो ये एक टोकन के रूप में पैसा दिया जाता है। तो वही लिखे हम लोग, मानदेय वह राशि है जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो संस्था के कर्मचारी नहीं है। हम उनको बुला रहे हैं, वो कर्मचारी नहीं है,
और उन्हें विशेष कार्य या सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और इस तरह का जो आइटम होगा, मानदेय जो होता है वो आयगत प्रकृति का होता है, और चूंकि ये खर्च है, हम लोग दे रहे हैं किसी को, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। तो इतना ही आज के लिए हम लोग रखते हैं। जूम का सेशन भी होता है 40 मिनट का।